नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 14वां भाग। क्या बात हुई शिवबा? हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करके आखिर स्वयं तुमसे मिलने आई हैं। बोलो, मिलने क्यों नहीं आए? जीजाऊ ने महाराज के माथे के सिकुड़े हुए तिलक और तने हुए बल देखते हुए पूछा। जंजीरा की मुहिम में हम हबसी से मात खा गए महासाहिबा। आप जानती हैं, वहाँ समुद्र के बीच में एक बहुत दृढ़ जलदुर्ग है। हबसियों के कब्जे में है वह जलदुर्ग। वह जलदुर्ग लगभग हमारे कब्जे में आ ही चुका था और सिद्दी फतह खां उसे हमारे हवाले करने को तैयार था। मगर सिद्दी संभूल, सिद्दी कासिम और खैरत खां आदि उनके सरदार ने उसे ही कैद कर लिया। हमारा बनता काम बिगड़ गया। राजा ने बात पूरी की। बस इतनी सी बात के लिए हमसे मिलने आना टाल रहे थे? शिवबा, पराजय से कौन बच सका है आज तक? देवताओं को भी पराजित होना पड़ा है अनेक बार। जीजाऊ के बोल सुनकर महाराज ने चौंक कर ऊपर देखा और जीजाऊ की आंखों का भाव पढ़ना चाहा। तो मां साहिबा ने सब कुछ सुन लिया प्रतीत होता है। महाराज ने भर्राई सी आवाज में कहा। किस बारे में? जीजाऊ ने देखा महाराज की मुख मुद्रा पर उदासी छाई हुई थी। देवताओं के बारे में? महाराज की वाणी और अधिक भर्रा उठी। कहो राजा, क्या हुआ? जीजाऊ संभाजी को साथ लिए उनके निकट आ खड़ी हुई। मां साहिबा, हमारा राजा बनना मिट्टी के मोल हो गया। आपका सपूत कहलाने में भी हमें शर्म महसूस होती है। जंजीरा में हमने जो समाचार सुने, उन्हें सुनकर हमें प्रतीत हुआ मानो हमारे सारे सपन, आकांक्षाएं खारे समुद्र के तल में डूब गई हैं। मुख से यह बात कैसे कहें हम आपसे? महाराज रुक गए। राजा, जीजाऊ ने महाराज की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देना चाहा। उस हाथ के स्पर्श से महाराज ने अनुभव किया कि अब मां साहिबा की गोदी में सिर रखकर ही समाधान मिलेगा। कहो राजा, कहो, क्या समाचार सुना तुमने जंजीरा में? जीजाऊ ने धीरज बंधाते हुए कहा। मां साहिबा, मां जी, औरंगजेब ने पूरे उत्तर भारत को धूल में मिलाने का इरादा किया है। शायद वह हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त भ्रष्ट कर रहा है। उफ, इन मुगलों ने काशी के बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी तोड़ फोड़ डाला है। उस स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी है दुष्टों ने। देवताओं के भाग्य में भी यूं पराजय बधी होती है। वे देवताएं हैं, पराजय सह लेते हैं, परंतु हम मनुष्यों के हृदय में देवताओं की इस प्रकार की पराजय की मार सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती। हम शर्मिंदा हैं, आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं हम। महाराज की आंखें आंसुओं से भर आईं। सुनकर जीजाऊ भी कुछ न बोल पाई। उनका हाथ महाराज की पीठ पर ही घूम रहा था। संभाजी ने महाराज के ये शब्द सुने और शब्दों ने जैसे उनका हृदय चीर कर रख दिया। उनकी दृष्टि देख रही थी आगरे के लाल किले का वह लाल मिट्टी का अखाड़ा। कोई उनसे पूछ रहा था, ये शिवा का बच्चा कुश्ती लड़ेगा क्या? महाराज की चिटनिस बालाजी आवजी बड़ी उतावली से भीतर आए और उन्होंने महाराज को वार्ता सुनाई। प्रभु, प्रताप राव और राव जी मुगली प्रदेश से, बरार खानदेश से अचानक ही सेना के साथ लौट आए हैं। लौटने की कोई सूचना भी उन्होंने पहले नहीं भिजवाई थी। वे सब ऊपर किले में आ रहे हैं। महाराज देव मंदिर में पूजा करने बैठे थे। हाथ में आचमन का जल था। वह जल नीचे के तरह बने में यूं ही छोड़कर जगदम्बे कहते हुए वे झट उठ खड़े हुए थे। उपाध्याय प्रभाकर भट्ट और केशव पंडित उन्हें देखते ही रह गए। ज्योत्या जी केसकर ने यही वार्ता जीजाऊ को भी जा सुनाई। वह उस समय एक व्यापारी से बात कर रही थी जिसे उन्होंने पुणे से विशेष रूप से बुलवाया था। रानी सोयराबाई गर्भवती थी और जीजाऊ उनके दोहद के निमित्त 7वें मास में दिए जाने वाले भोज का आयोजन करने में मग्न थी। पुणे के उस व्यापारी से वे गर्भवती के लिए सुंदर सुंदर फूलों से बनी जालीदार और शानदार झांकी बनवाने के बारे में चर्चा कर रही थी।
वार्ता सुनते ही वे बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। उस समय सोयराबाई की दासी चंद्रा वहां झांकी का साज सुनने जानने आई हुई थी। जीजाऊ के बाहर जाते ही वे झपट कर सोयराबाई के महल में जा पहुंची। कुछ बताना ही चाहती थी कि वहां धाराऊ और संभाजी को उपस्थित देखकर ठिठक गई। गर्भवती का तेज सोयराबाई के मुख पर दमक रहा था। वे पलंग पर लेटी हुई थी। लेटे हुए उन्हें दूर स्थित कालेश्वरी देवी के मंदिर का सुवर्णमय शिखर दिखाई दे रहा था। संभाजी पलंग के चौखटे पर एक किनारे पर बैठे थे और कुछ सोच विचार में डूबे थे। कई दिनों से वे अनुभव कर रहे थे कि हमारे इन माजी के बोलने में, चाल ढाल में अचानक कुछ भिन्नता, कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या है या क्यों है, शायद इसी सोच में डूबे थे। गर्भिणी सोयराबाई आजकल न जाने क्यों संभाजी से लार प्यार जता रही थी। क्यों, शायद वे भी न जानती थी। शायद उन्हें संभाजी में महाराज का ही रूप फूटता दिखाई देता हो। चंद्रा को भीतर आए देखकर सोयराबाई ने कहा, भीतर आना? आज किले की नौबत क्यों बज रही है? कौन आ रहा है? चंद्रा ने संभाजी की ओर देखा और चुप हो रही। बोलना, संभाजी अपने ही तो हैं, सोयराबाई ने हंसते हुए कहा। चंद्रा हड़बड़ा कर बोली, सेनापति लौट आए हैं मुगली इलाके से। चंद्रा की बात सुनकर संभाजी चौंके और झटके से उठ खड़े हुए। बोले, हमें जाने की आज्ञा दे बड़ी माँ जी। सोयराबाई ने लेटे लेटे ही हाथ से अनुमति जतलाई। फिर सोयराबाई काफी देर तक बाहर जाने वाले संभाजी को देखती रही। एक बार और उन्होंने कालेश्वरी देवी के मंदिर के स्वर्ण कलश को निहारा। संभाजी सीधे महल के कक्ष में आए। वहां प्रताप राव और राव जी महाराज तथा जीजाऊ के सामने खड़े थे। युवराज संभाजी को आया देखकर उन्होंने झट से मुजरे किए। कुछ क्षण शांति से बीते। फिर प्रताप राव ने मुगलिया इलाके का वृत्तांत पुनः आगे कहना शुरू किया। हमने एक ही रात में पूरी छावनी उठा ली। यह राव जी बरार में थे। उनकी ओर भी एक खबरगीर दोहराया और कहलवाया भेजा कि झटपट छावनी उठाओ और जल्दी से जल्दी जैसे भी बनो अपने मराठी प्रदेश में पहुंच जाओ। मलिक बादशाह बड़ा काइया है, आड़ा दाव लगाता है। पूरी फौज की फौज कैदी बना ली जाने वाली थी। वह तो खैर हुई कि शहजादे ने मेहरबानी की। खुद उसने ही अपना वजीर भेजकर हमें भेद बतलाया कि रात की रात में छावनी छोड़कर निकल भागो, नहीं तो। प्रताप राव कहते कहते रुक गए। औरंगजेब ने शाह आलम को गुप्त आदेश भेजा था पूरी मराठा फौज को कैद कर लेने का। यह इस आदेश की भनक शहजादे के कानों में पहले ही आ चुकी थी और उसने वह आदेश पाने से पहले ही प्रताप राव को इशारा कर दिया था। प्रताप राव से पूरा वृतांत सुनकर महाराज बड़ी देर तक युवराज संभाजी की ओर देखते रहे। एक गहरी उसास उनके मुंह से निकल पड़ी। उसास कह गई, बादशाह का फरमान हो, भेंट हो, जागीर हो या खिलत हो, अब लाडले संभाजी को मुगलों की छावनी में कभी मत भेजना। राजा श्रिया विराजिता, अखंड सौभाग्य, अलंकृता सौभाग्यवती, बड़ी रानी सरकार सोयराबाई साहिबा प्रसूता हुई, राजपुत्र उत्पन्न हुआ है। पुनः जन्म का सुसमाचार लेकर थैली वाहक सवार चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। हर किले में शक्कर बांटी गई। चौघरे नगारे बज उठे, तोपें गरज उठी। महाराज के नाते रिश्तेदार राजगढ़ की ओर चल पड़े। 5वें के दिन की विशेष विधियां हुई। छठी की देवी सटवी की पूजा हुई और उस देवी ने अपने अदृश्य हाथों से नवजात शिशु के भाल पर भविष्य की रेखाएं चित्रित कर दी। महाराज का पूरा परिवार, सगे संबंधी जन रनिवास के भीतर वाले सोयराबाई के महल के सामने इकट्ठे हो गए थे। सभी चाहते थे बाल राजा को देखें। संभाजी भी थे वहां। यसुबाई भी धाराओं के साथ आई खड़ी थी। सब प्रतीक्षा में थे कि उपाध्याय ने जो मुहूर्त निश्चित किया है उसी शुभ मुहूर्त में बालक के दर्शन करें। उस समूह में अब स्वयं महाराज भी आ मिले। एक जलपूर्ण गंगाल में एक खाली मुहूर्त पात्र तैर रहा था। वह मुहूर्त पात्र
धीरे धीरे भरता जा रहा था। ज्यों ही वह मुहूर्त पात्र पूरा भर कर नीचे डूबा, शुभ मुहूर्त आ गया। प्रसूता के कक्ष का द्वार खुला और आगे आगे जीजाऊ और पीछे समस्त परिवार जन कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए। नन्हा शिशु सोयराबाई की बगल में सोया हुआ था। दाई ने उसे कोमल वस्त्र में लपेट कर उठाया और जीजाऊ के सामने ले आई। जीजाऊ ने शिशु पर मोहरे न्यौछावर की। फिर माँ भवानी की हल्दी रोली को कोई भवन अत्यंत कोमलता और विनम्रता से स्वीकार करता हो, ऐसे ही जीजाऊ ने शिशु को धीरे से संभाल कर हाथों में लिया। जी भर कर निहार कर फिर उन्होंने शिशु को महाराज के हाथों में दे दिया। देते हुए जीजाऊ बोला, बच्चा माँ पर गया है, परंतु हमने सुना है कि ये बाल राजा उल्टे पैदा हुए। जीजाऊ की आवाज में कंपन था। महाराज की भौहें कुछ देर के लिए ऊपर को उठी, फिर बड़े प्यार से अपने जिगर के टुकड़े को निहारते हुए वे कहने लगे, माँ साहिबा चिंता ना करें, अजी यह बाल राजा उल्टे जन्मे हैं तो क्या हुआ, देख लेना यह सारी मुगलिया बादशाहत को उल्टा कर देंगे। महाराज के इस उत्तर से संभाजी बहुत प्रसन्न हुए। लो तुम भी लो इसे, कहकर महाराज ने बच्चे को संभाजी के सामने किया। संभाजी ने पहले बच्चे पर सोने की मोहरें न्यौछावर की और फिर हल्के से उसे थाम लिया। उन्हें याद आई वेरुल की सुंदर पर्वतीय गुफाओं की। यह शिशु भी तो शिल्पकारी का जीता जागता सुंदर नमूना है। सब सोच रहे थे, सोयराबाई ने गगन का चंद्रमा ही भूमि पर ला उतारा। संभाजी शिशु को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मन कह रहा था, हाँ हाँ अवश्य ही ये छोटे भैया सारी मुगलिया बादशाहत को उल्टा कर दिखावेंगे। महाराज अब आठों पहर संभाजी को साथ रखते थे। अवश्य ही कोई दूर की बात मन में सोची थी उन्होंने, शायद यही कि एक युवराज को राजकाज से संबंधित सभी बातों को सीखना ढालना चाहिए। राज कार्यालय में पत्र व्यवहार कैसे लिखा किया जाता है, पत्रों पर हस्ताक्षर कैसे करना चाहिए, मुहर कैसे लगाई जाती है, प्रजा के द्वारा उपस्थित वाद विवाद की सुनवाई कैसे की जाए, किसी मामले में मंत्री गणों की सलाह लेकर स्वयं शांत और जागरूक रहकर निर्णय कैसे किए जाए, मैदान में पराक्रम दिखाने वाले बहादुर योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र एवं कड़े तोड़े देकर किस प्रकार सम्मानित किया जाए, दीन प्रजाजन किसानों आदि को धैर्य दिलासा देकर उन्हें उत्साहित क्यों कर किया जाए, दूसरे दरबार से आए हुए दूतों के मन की बात कैसे तार ली जाए, दूर जाने वालों या विरोधियों से भी घनिष्ठता बढ़ाकर उन्हें अपना कैसे बनाया जाए, रणांगण में घायल योद्धाओं को सांत्वना के दो बोल सुनाकर उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए। राजकाज की इन सभी बातों से महाराज संभाजी को परिचित कराने लगे। इस कारण संभाजी का हेलमेल उन लोगों से बढ़ने लगा जो इस राजकाज के प्रधान अधिकारी थे। एक थे श्री बालाजी आवजी, महाराज के चिटनिस, पत्र लेखन में अति निपुण, मुहर्रिरों के ढंग की चौकरी लगाकर हाथ में शुतुरमुर्ग के पंख की कलम लेकर वह सुंदर अक्षरों के मोती बिखेरना जानते थे। लिखते समय गर्दन टेढ़ी करना उनकी आदत थी। कुछ खास बात लिखने के पहले बीच में ही रुककर छत की ओर दृष्टि गिराकर देखा करते थे। दूसरे थे श्री मोरोपंत पिंगले, महाराज के पेशवा। महाराज ने पंत कहकर पुकारा और वह जी स्वामी कहते हुए तनिक झुककर मुजरा करके छठ सामने आ जाते थे। केले के तने के समान कांतिमय शरीर, कपाल पर सदा एक सा टीका लगाए मोरोपंत की आदत थी तलवार की मूठ पर हाथ रखना, उसे दृढ़ता से पकड़ रखना। सिर पर कुछ कम गोल आकार वाली अनारदाने के रंग की पगड़ी हमेशा पहनते थे। तीसरे थे श्री अन्नाजी दत्तो, महाराज के सुरनिस, पंत सचिव। राज्यसभा में किसी विषय या मंत्रणा का आरंभ वह सदा यूं करते थे, अपनी अर्जी पेश करता हूं कि। उनके कंधे पर लटका हुआ लाल किनारी वाला एक दुपट्टा हमेशा छाती के दोनों ओर झूला करते थे और वह उस दुपट्टे का छोर मुट्ठी में पकड़े रहते थे।
बटे हुए वस्त्र की घेरदार पगड़ी उनके सिर पर रहती थी। वैसे ही उनकी आंखें छोटी छोटी सी थी, परंतु हंसते हुए तो आंखें जैसे दिखती ही नहीं थी। चौथे थे श्री नीलोपंत सोनदेव, महाराज के मुजुमदार, पंत अमात्य, राजकोष और वस्तु भांडागर के प्रधान। महाराज भंडार या कोष की जो भी वस्तु हाजिर करने को कहें वो झट से लाने को तैयार। मुहरे, रुपए, आभूषण, वसूल आदि आय व्यय के व्यवहार संबंधित शब्द सदा उनकी जुबान पर चढ़े रहते थे। ये सभी सचिवगण युवराज संभाजी को उतना ही आदर सम्मान देते थे जितना कि महाराज को। संभाजी भी इन सब ज्येष्ठ पुरुषों के प्रति असीम आदर भाव रखते थे। ये सभी लोग महाराज के विश्वास पात्र थे। आज वे जिस पद पर आ पहुंचे थे वह पद उन सब ने अपनी कार्य कुशलता, सच्चाई और ईमानदारी दिखाकर पाया था। राज कार्यालय के मंत्री और अधिकारी गणों में से भी युवराज संभाजी का कर्तव्य छिपा न था। पुरंदर की संधि के समय वे नन्ही सी उम्र में मुगलों की छावनी में फरमान लेने गए थे और जामीन बरकर रहे थे। आगरा के कैद से छुटकारा पाने की उनकी चतुराई, औरंगाबाद जाकर शाह आलम से मुलाकात करना, महाराज और जीजाऊ का प्रेम प्राप्त कर दिखाना, ये सब निशानियां थी जो संभाजी के व्यक्तित्व को उजागर कर चुकी थी। इसी कारण मंत्री, अधिकारी और कारिंदे जान गए थे कि संभाजी ही वह व्यक्ति हैं जो श्री के राज्य में महाराज का प्रतिबिंब बनकर दिखा सकेंगे। मराठा राज्य के बढ़ते हुए विस्तार का सच्चा उत्तराधिकारी बनकर दिखाएंगे ये युवराज संभाजी। उस दिन संभाजी सोयराबाई के महल में एक बिछावन पर पलथी मारे भूमि पर ही बैठे थे। उनकी गोदी में सोयराबाई का नवजात बालक राजा राम था। नन्हा शिशु राजा राम हाथ पांव हिलाते, किलकारी मारते खेल रहा था। निकट ही दीवार के पास चंद्रा दासी खड़ी थी। सोयराबाई पलंग पर बैठी हुई बच्चे के झंगुले पर बेल बूटे बुन रही थी। बीच में ही मुस्कुराकर संभाजी और उनकी गोदी में खेल रहे बच्चे की ओर देख लेती थी। तुम गोद में बच्चा लिए बैठे हो, हमारी बहू ने तुम्हें इस अवस्था में देख लिया तो? सोयराबाई ने हंसकर संभाजी से कहा। देख लिया तो क्या? बच्चे को केवल वही गोदी में खिलाए, ऐसा कोई कायदा तो नहीं है। संभाजी ने बच्चे के गालों पर हाथ फिराते हुए उत्तर दिया। अचानक खेलता हुआ बच्चा एकदम रुक गया और प्रकृति के नियमानुसार उसने जो मूत्रधार छोड़ी तो संभाजी का अंगरखा भीग गया। या क्या बदतमीजी की रे तूने? दादा महाराज का अंगरखा गीला कर दिया। कहती हुई सोयराबाई झटपट पलंग से उठी। चंद्रा भी आगे बढ़ाई। रहने दो माँ जी, ऐसा तो होता ही है, कहते हुए संभाजी ने उन दोनों को रोक दिया। राजा राम फिर खेलने लगा। चंद्रा दूर हटकर खड़ी हो गई। सोयराबाई पलंग पर पड़ा हुआ झंगुला उठा ही रही थी कि इतने में धाराऊ और येसुबाई महल में आ गई। येसुबाई ने संभाजी को देखा तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। उनको झिझकता देखकर सोयराबाई ने उन्हें ढांढस बताया। भीतर आ जाओ बहू। संभाजी हड़बड़ा गए। उन्होंने पहले तो पीछे मुड़कर देखा और फिर झट से अंगरखे का गीला भाग पालथी के नीचे छुपा लिया। सोयराबाई ने यह देखा तो हंस पड़ी। येसुबाई से बोली, सुना तुमने? तुम्हारे श्रीमान कहते हैं बच्चे को लेने का या खिलाने का अधिकार अकेले तुम्ही को नहीं है। धाराऊ? बाजी अब संभाजी पर उलट गई थी। उन्हें धाराऊ को पुकारा। जी आई, कहकर धाराऊ लपक कर आगे बढ़ी। जरा इसे संभालो। संभाजी ने बच्चा धाराऊ को दे दिया और लपक कर महल से बाहर जाने लगे। सोयराबाई से इतना ही कह पाए, हम जाते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा, सोयराबाई ने संतोष भरे शब्द में कहा। फिर येसुबाई को अपने पलंग की ओर ले जाते हुए वे उनसे बोली, सच बहू तुम बड़ी भाग्यशाली हो। धाराऊ शिशु राजा राम को गोदी में लिए बैठी थी। बातें सुनकर उसका मन आनंद से भर उठा। धन्यवाद।